नमस्कार, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। वक्त है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। शुरुआत करेंगे भोपाल से बड़ी खबर के साथ, जहां दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई। एक मां अपनी 3 बेटियों के साथ फंदे पर झूल गई है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो मां ने नन्ही सी जानों को भी उन पर रहम नहीं खाया और उनके साथ साथ उन्हें भी मौत की नींद सुलाने की कोशिश की। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। रोते बिलखते ये लोग आखिर किसके लिए रो रहे हैं? उस मां के लिए जिसने अपनी जान दे दी, या उन मासूमों के लिए जिनकी जान खुद उनकी मां ने ही ले ली है? ये रोते चेहरों में कुछ ऐसे भी चेहरे होंगे जो उस औरत की ममता को कोस रहे होंगे। हाँ, शायद बच्चों की किस्मत को। जहां एक मां ने 3 बेटियों के साथ आत्महत्या कर ली। बच्चियों की उम्र मात्र 5 साल, 1.5 साल और 2.5 साल है। मौके पर ही मां समेत 2 बेटियों की मौत हो गई। हालांकि एक बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। और वहां जब पहुंची पुलिस तो पुलिस ने देखा कि केवल एक महिला नहीं बल्कि उसकी 2 बच्चियां भी मृत अवस्था में पाई गई थी, जिसको परिवारजनों ने फांसी से के फंदे से उतारकर नीचे लिटा दिया था। आखिर एक मां इतनी निर्मम कैसे हो सकती है? ये सवाल पुलिस के दिमाग में भी कौंधा होगा। लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस ने जो बताया वो वाकई हैरान करने वाला है। बातचीत से जो तथ्य आए हैं उसमें ये प्रकाश में आया है कि ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा, खास तौर पे पति के द्वारा महिला को प्रताड़ित किया जाता था और 3 बच्चियां ही थी। तो ये भी एक कारण है, परंतु प्रताड़ना के अन्य भी कारण हो सकते हैं। क्या यही वजह थी कि जो एक मां ने अपने साथ अपने बच्चों की भी जान लेने की कोशिश की? क्या ससुराल पक्ष ने उसे इस कदर प्रताड़ित कर दिया कि वो इतना गंभीर कदम उठाने को मजबूर हो गई? बहरहाल भोपाल देहात एसपी प्रमोद कुमार सिन्हा ने मामले की गंभीरता से जांच करने की बात कही है। पुलिस मामले में मर्डर वाले एंगल से भी जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खुलासा होगा कि महिला ने खुद सुसाइड किया है या फिर हत्या की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब उस मजबूर मां की आखिरी ऑडियो मैसेज भी आपको सुनवा देते हैं। उसने मरने से पहले अपने भाई को ये ऑडियो मैसेज भेजा था। इतनी मजबूर कर रही है मैं कि आज मेरी बोली वाली मार डाली है। मेरे को चाहती टोक के मार रही हो। मैं दीदी सत्य सुन रही हो, तुम्हें भाई साहब बहुत खराब है, बहुत ही खराब है। इनसे उकता के ही मर रही मैं। मेरी मोड़ियाँ जिंदगी भर रोंगी, अगर उन्हें छोड़ जाऊंगी तो वे भी मरेंगी मेरे साथ, वे सब मरेंगे, तुम सब मरो। आज के जमाने में अपराधी फिल्मी दुनिया को ज्यादा ही फॉलो करने लगे हैं। अपराधी अपने वर्चस्व के लिए क्राइम करते हैं और फिर उस क्राइम को छिपाने के लिए नए नए तिकड़म भी लगाते हैं, लेकिन अंत में पुलिस के चंगुल में फंस ही जाते हैं। आज आपको रतलाम की ऐसी ही एक मर्डर मिस्ट्री दिखाएंगे जिसमें वर्चस्व की लड़ाई मौत का कारण बन गई है। तस्वीरों में दिख रहे इन कैदियों ने पहले फिल्मी स्टाइल में मर्डर किया, फिर उसे दुर्घटना बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसका पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। 21 और 22 मार्च की रात पुलिस को महू नीमच हाईवे पर 2 युवक मृत मिले। उनके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। वहीं शवों से कुछ दूर पर उनकी बाइक भी क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली थी। पहले माना जा रहा था कि उनकी मौत सड़क हादसे में हुई होगी, लेकिन 22 मार्च की दोपहर शव घर ले जाते समय उनके परिजनों ने हाईवे को जाम कर दिया और हत्या का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। साथ ही धारा 302 में हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके मकान तोड़ने की भी मांग की थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इस जांच में जो खुलासा हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया।
आरोपियों ने 4 पहिया वाहनों से घेराबंदी कर कार से युवकों के बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गिरकर घायल हो गए थे। जिसके बाद केशव और गजेंद्र की हॉकी डंडे और फावड़े से पिटाई की गई। बेरहमी से पिटाई होने की वजह से दोनों ने दम तोड़ दिया। दोनों के मौत के बाद दोनों के शव एक कार में और उनकी क्षतिग्रस्त बाइक दूसरी कार में डालकर हाईवे पर शव व बाइक ले जाकर दुर्घटना दिखाने का प्रयास किया गया था। केशव गुर्जर और गजेंद्र डोडिया, इन लोगों की आपस में जो रंजिश चल रही थी, कान्हा जाट और सूर्यपाल राजपूत और अन्य लोग जो राहुल जाट और अन्य लोग हैं, उनके साथ में उसी की रंजिश को लेकर ये घटनाक्रम हुआ है। मामले में जांच के दौरान सीसीटीवी से कार का पता चला और फिर धीरे धीरे राज खुलते गए। पुलिस तफ्तीश में हत्याकांड का खुलासा हुआ। इस खुलासे में आरोपियों की संख्या भी हैरान करने वाली है। दोनों युवकों के हत्या के आरोप में 21 नामजद लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें से 7 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, वहीं 14 आरोपी अब भी फरार हैं। अब ये भी जान लीजिए कि हत्या की वजह क्या थी। गैंगवार और वर्चस्व की लड़ाई। मृतकों का अपना गैंग था। दूसरे पक्ष से वर्चस्व को लेकर तनातनी चल रही थी। 2 साल पहले जेल में भी मारपीट की गई। पुरानी रंजिश को लेकर हत्या हुआ। कि फिर सीसीटीवी फुटेजेस भी हम लोगों को काफी कुछ मिले हुए हैं, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि जो हत्यारे हैं उनके द्वारा किस तरीके से उसकी प्लानिंग की गई है, कहां से ये लोग आए हैं। वर्चस्व की लड़ाई ने 2 युवकों की जान ले ली। आरोपियों ने इस मर्डर को दुर्घटना दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हत्या के इस मिस्ट्री के एक-एक परत को उधेड़ कर रख दिया। अब आरोपी सलाखों के पीछे हैं और अदालत इनके गुनाहों का फैसला करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अक्सर आपने लोकसभा चुनाव में कई बॉलीवुड सितारों को सियासी मैदान में देखा होगा। अब उसी में एक नाम कंगना रनौत का भी जुड़ गया है, जो कि लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। कंगना के बाद और भी सितारों के आने की संभावना है। तो वहीं चर्चा यह भी है कि क्या कंगना सितारों के संसद में खराब रिकॉर्ड को सुधार पाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव और बॉलीवुड का मेल, कौन पास कौन फेल। चुनाव में ग्लैमर जब आता है तब भीड़ खिंची चली आती है। जिन बॉलीवुड सितारों की एक झलक पाने को लोग बेताब रहते हैं, जब वो सियासी मैदान में उतरते हैं तब बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। लेकिन चकाचौंध की दुनिया से ये जनता के नुमाइंदे बनने के सफर में आए तो बहुत से सितारे, लेकिन इसमें पास होकर कभी निकल पाए। इस बार फिर चुनावी पिक्चर में बॉलीवुड की एंट्री हो चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है कंगना रनौत का, जो कि मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। तो वहीं मेरठ से अरुण गोविल भी मैदान में है। ये मेरा सौभाग्य है। देखिए, ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है। मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे, मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एकदम भाव विभोर हूँ। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है। हमारे जो राष्ट्र प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, जो कि हमारे हिमाचल से ही हैं, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं अमित जी, वो मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। मैं उनकी सदैव आभारी हूँ। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, उनकी कृपा है हम पर, जो आज हमें ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है, तो हम सबका धन्यवाद करते हैं। कंगना के चुनाव लड़ने की चर्चा लंबे समय से थी, लेकिन बीजेपी की 5वीं लिस्ट में उनके नाम ने इन अटकलों पर मुहर लगा दी है। कंगना के अलावा भी बहुत से ऐसे सितारे हैं जिनका नाम चर्चा में है, जो आपको चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। इनमें गोविंदा है, उर्मिला मातोंडकर, स्वरा भास्कर का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। मैं जो करता रहा आज तक, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो भी सेवा का एक रूप था, और अब ये लोगों की सेवा का, हमारे भाइयों बहनों की सेवा का एक दूसरा रूप अब यहाँ से शुरू होगा। जब से ये हुआ है कि मुझे मेरठ से चुनाव लड़ना है, तब से वहाँ का मेरा पुराना घर, मेरे जिन गलियों में, जिन कूचों में, जिन स्कूल्स में मैं पढ़ा हूँ, वो सारे मेरी नज़रों के सामने जो है वो घूम रहे हैं।
and I would love to be there, and I would love to meet people, and I would love to work for the people of Meerut and Hub. कंगना रनौत अगर मंडी से चुनाव जीत जाती है तो उन पर बॉलीवुड सितारों के संसद में प्रदर्शन का खराब रिकॉर्ड सुधारने की भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा से हेमा मालिनी तक, अमिताभ बच्चन से सनी देओल तक तमाम सितारे राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और लोगों के बीच चर्चित छवि को बनाकर वो बड़े अंतर से जीत भी दर्ज कर चुके हैं। लेकिन जब संसद की बारी आती है तो ज्यादातर स्टार्स ज्यादातर मौकों पर संसद से नदारद ही रहते हैं। अगर पिछली लोकसभा में बॉलीवुड स्टार्स के रिपोर्ट कार्ड की बात की जाए तो एक दो को छोड़कर ज्यादातर का रिपोर्ट कार्ड काफी खराब रहा है। गुरदासपुर से चुनाव जीते सनी देओल इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे, जिनकी सदन में उपस्थिति महज 17% रही। शायद ही बीजेपी का कोई सांसद इतना कम सदन में उपस्थित रहा हो। फिल्मों में भारी भरकम डायलॉग बोलने वाले सनी देओल की आवाज सदन में महज 4 बार ही सुनने को मिली। शत्रुघ्न सिन्हा भी बंगाल के आसनसोल से लोकसभा के सदस्य हैं। बाबुल सुप्रियो की खाली की गई सीट से उपचुनाव जीते शत्रुघ्न सिन्हा की उपस्थिति लोकसभा में भले ही 63% रही है, लेकिन सदन के अंदर शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज खामोश ही रही। अब बात करते हैं ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की। हेमा मालिनी मथुरा से लगातार दूसरी बार सांसद हैं। अगर उनके 2019 के कार्यकाल की बात करें तो हेमा मालिनी की सदन में उपस्थिति 50% है और सदन की चर्चा में वो 20 बार शामिल हुई है। इसके अलावा दिल्ली से बीजेपी सांसद हंसराज हंस भी 39% ही सदन में उपस्थित रहे। ये तो थे जाने माने सितारे, लेकिन इसके साथ साथ रीजनल फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाले कई सितारे भी सांसद चुने गए। बंगाली फिल्मों की खूबसूरत अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां भी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची हैं। सदन में मिमी चक्रवर्ती की उपस्थिति 21% रही और वो सदन की चर्चा में महज 7 बार शामिल हुई। इसके अलावा नुसरत जहां भी 23% ही सदन में उपस्थित रही। इन सितारों की रिपोर्ट ये बताती है कि इन्हें अपनी ही फील्ड में महारत हासिल है। ये अपने क्षेत्र में धमाल तो कर सकते हैं, लेकिन जनता के दरबार के लिए ज्यादातर अपना वक्त नहीं निकाल पाते। अब कंगना के सामने ये चैलेंज है कि क्या वो इस खराब रिकॉर्ड को बदलकर एक नया उदाहरण पेश कर पाएंगी। क्या हर बार हटकर काम करने और बेबाकी के लिए जानी जाने वाली कंगना अगर जीतती भी है तो सदन में भी उसी बुलंदी के साथ अपनी आवाज को उठा पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात घाटी की, जहां कभी अलगाववादी नेताओं ने भारत के लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार कर पाकिस्तान के दाग अलापे थे, आतंकवादियों के गुण गाए थे, लेकिन अब कश्मीर की फिजा बदल चुकी है। चुनावी माहौल के बीच घाटी से अलगाववादियों के बच्चों को लेकर बड़ी खबर आई है। ये बच्चे अब भारत का गुणगान करते हैं और खुद को देशभक्त बताते हैं, देश का वफादार भी बताते हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए। मोदी सरकार को 10 साल हो गए हैं तो 370 के हटे 4 साल हो रहे हैं। घाटी में 370 के बाद आए बदलाव और भारत की विकास यात्रा अब कश्मीर के उन नेताओं के बच्चों को भी दिखने लगी है जो कभी अलगाववाद के नाम पर घाटी में जहर घोलते आए हैं। लेकिन अब कश्मीर की फिजा बदलती जा रही है। अलगाववादी नेताओं को यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। नतीजा ये कि कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के बच्चे अब खुद को इस परिवर्तन के तहत देशभक्त घोषित कर रहे हैं। अलगाववादी शब्बीर अहमद शाह की बेटी समा शब्बीर और पाकिस्तान के कट्टर समर्थक सैयद अली शाह गिलानी की नातिन रुवा शाह ने पब्लिक नोटिस जारी कर साफ कर दिया है कि वो भारतीय हैं और भारत के लिए वफादार हैं। रुवा शाह ने सार्वजनिक नोटिस में कहा है, मैं भारत की एक वफादार नागरिक हूं और ऐसे किसी संगठन या संघ से संबंध नहीं है जिसका भारत संघ के खिलाफ एजेंडा है और मैं अपने देश के संविधान के प्रति निष्ठा रखती हूं। इसी तरह कश्मीर में सीबीएसई की पूर्व टॉपर 23 वर्षीय समा शब्बीर ने गुरुवार को एक स्थानीय समाचार पत्र में सार्वजनिक नोटिस में प्रकाशित करवाया है कि वो भी भारतीय हैं। समा शब्बीर के पिता शब्बीर शाह फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद हैं। लेकिन समा शब्बीर ने साफ कर दिया है, मैं भारत की एक वफादार नागरिक हूं और मैं ऐसे किसी व्यक्ति या संगठन से संबंध नहीं रखती हूं जो भारत संघ की संप्रभुता के खिलाफ है। मैं किसी भी तरह से डीएफवी या इसकी विचारधारा से नहीं जुड़ी हूं।
आपको बता दें कि शब्बीर शाह ने मई 1998 में जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी यानी JKDFP की स्थापना की थी। ये एक अलगाववादी राजनीतिक पार्टी है। हालांकि पिछले साल अक्टूबर में केंद्र सरकार ने UAPA के तहत उनके संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। टेरर फंडिंग के आरोप में शब्बीर शाह और यासीन मलिक जैसे कई अलगाववादी नेता सलाखों के पीछे हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय का दावा है कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति बनाए रखने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम ये माना जा रहा है कि कश्मीर घाटी में काम कर रही अलगाववादी संगठनों को प्रतिबंधित घोषित किया गया। करीबन 10 अलगाववादी संगठनों को अब तक प्रतिबंधित घोषित किया गया है और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले 5 अलगाववादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाना माना जा रहा है कि वो इसलिए है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव शांतिपूर्वक और निष्पक्ष कराया जाए। जाहिर है 370 हटने के बाद ये बड़े बदलाव का असर है। रुवा शाह और समा शब्बीर भी अब कश्मीर में विकास यात्रा सही दिशा में जाती देख रही हैं। अलगाववादी नेताओं के परिवार वालों के बदले रुख के बाद बीजेपी ने PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों को नसीहत दे डाली है। आज अलीशा गिलानी जिसने हजारों दहशतगर्द यहाँ पैदा किए, शब्बीर शाह जिसने हजारों दहशतगर्द और स्टोन पेल्टर्स पैदा किए, जो टेरर फंडिंग में बंद था, वो अली गिलानी जो आज़ादी और पाकिस्तान मांग रहा, आज उसकी नवासी उसकी आइडियोलॉजी को गलत कह रही है। शब्बीर शाह की बेटी उसकी आइडियोलॉजी को गलत कह रही है और वो फख्र से कह रही है कि वो यार प्राउड इंडियन और फख्र से कहती है कि मैं हिंदुस्तान की सिटीजन हूँ, फख्र है मुझे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव की तैयारी और घाटी में शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय एजेंसियां और गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर पर कड़ी नजर रख रहे हैं ताकि आम जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से भाग ले सके। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 19 अप्रैल से मतदान होंगे। ये चुनाव 5 चरणों में आयोजित होंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 5 सीटों के लिए 5 चरणों में ही चुनाव हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज बहुत बड़ी खबर इजराइल से आई। खबर है कि अमेरिका और इजराइल की दोस्ती में बड़ी दरार आ गई है और इस दरार के पीछे कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है, जिसने इजराइल की मौजूदा दौर पर हमास के खिलाफ जरूरत पड़ने पर मदद नहीं की है। आलम यह हो गया है कि इजराइल की सरकार और वहां के लोग कह रहे हैं कि दोस्त दोस्त ना रहा, साथी साथी ना रहा। זכות מוסרית לעצור את המלחמה בעזה עד אשר נחזיר את כל החטופים. We're very disappointed that they won't be coming to Washington, D.C. It can't be a ceasefire without bringing them home. It's not possible. ये गुस्सा, ये तकरार, ये दुख और ये हट, क्या माना जाए? दोस्त दोस्त न रहा? क्या वर्षों पुराना एक याराना एक पल में टूट गया? आखिर कैसे और क्यों एक दोस्त रूठ गया? जिस अमेरिका की दोस्ती के नाम पर इजराइल ने हमास को खाक में मिलाने की कस्में खाई, आज उसी अमेरिका ने उसका साथ नहीं दिया। साफ कह दिया कि नहीं, इस बार नहीं। अब आपको समझाते हैं कि आखिर हुआ क्या। रमजान के पाक महीने में इबादत के लिए युद्ध विराम की पेशकश की गई थी। बाकायदा इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव रखा गया और बैठक में 15 में से 14 सदस्यों ने युद्ध विराम के पक्ष में मतदान किया, जबकि अमेरिका वोटिंग से दूर हो गया। मतलब उसने इजराइल के पक्ष में वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया। नतीजा, युद्ध विराम वाला प्रस्ताव पास हो गया। इस बात से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपना मौजूदा अमेरिकी दौरा ही रद्द कर दिया। इजराइल ने कहा कि इस संघर्ष विराम में बंधकों की रिहाई की शर्त ही शामिल नहीं है। ऐसे में अमेरिका को वीटो का इस्तेमाल करना चाहिए था। इस घटना से हमास को उम्मीद होगी कि हम सीजफायर को तैयार हो जाएंगे। अमेरिका ने इस पर सफाई दी, कहा कि हमने अपनी नीतियों में कोई बदलाव नहीं किया है और इस तरह से नेतन्याहू का दौरा रद्द होना निराशाजनक है। We're very disappointed that they won't be coming to Washington, D.C. to allow us to have a fulsome conversation with them about viable alternatives to going in
on the ground in Rafah. ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के स्टैंड के कई मायने हैं। मसलन अमेरिका ने यूएन में अपना रुख बदला है। पहली बार अमेरिका ने इजराइल का साथ नहीं दिया। गाजा पर अमेरिका की तटस्थ नीति नजर आई है। असल में इजराइल को व्हाइट हाउस के अधिकारियों से गाजा के रफा में संभावित जमीनी हमले के बारे में चर्चा करनी थी, जहां 10 लाख से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों ने युद्ध से बचने के लिए शरण ले रखी है। हालांकि इससे पहले 3 बार युद्ध विराम के मसले पर अमेरिका ने इजराइल का ही साथ दिया था। पहला प्रस्ताव नवंबर 2023 में माल्टा लेकर आया था। दूसरा प्रस्ताव दिसंबर 2023 में यूएई ने रखा था, जबकि तीसरा और अंतिम प्रस्ताव फरवरी 2024 में अल्जीरिया लेकर आया था। इन सभी प्रस्तावों को अमेरिका ने अपने वीटो पावर से ठुकरा दिया था। लेकिन अब इजराइल समझ नहीं पा रहा है कि आखिर अमेरिका ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इजराइल के नागरिकों से लेकर वहां के रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि बिना बंदूकों को वापस लाए युद्ध बंदी ठीक नहीं है। אין לנו זכות מוסרית לעצור את המלחמה בעזה עד אשר נחזיר את כל החטופים אל ביתם. אם לא נשיג הכרעה ברורה ומוחלטת בעזה, זה עלול לקרב מלחמה מצפון. What happened today in the UN, I don't know how it will be effect on us, but everybody should understand. It can't be a ceasefire without bring them home. It can't be a ceasefire without bring them home. It's not possible. First bring them home, and then it will be a ceasefire. This is the most logic thing that we can do. हालांकि इन सब के बीच भी इजराइल के रक्षा मंत्री अमेरिका में हैं। अमेरिका ने कहा है कि हमारी बातचीत अभी भी बरकरार है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने जब तीसरी बार वीटो का इस्तेमाल किया था, तब उसकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा था, सीजफायर से बंधकों की रिहाई खतरे में पड़ जाएगी, ये जंग को बढ़ा सकती है, इसलिए हम वीटो लगाते हैं। और अब उसके ठीक उलट अमेरिका ने बिना किसी सफाई के वीटो लगाने से इनकार कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, इजरायली गतिविधियों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराए जाने के आरोपों से छुटकारे की कोशिश है। दूसरा, इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच छूट की भी एक सीमा है, वो ये दिखाना चाहता है। तीसरा, हमास की कैद में अमेरिकी बंधकों का अब नहीं होना, यानी अमेरिका पर अब कोई दबाव नहीं है। चौथा, बेंजामिन नेतन्याहू और बाइडेन के बीच रिश्तों में तल्खियां, जो की बात सामने आ रही है। पांचवा, रफा में इजराइल को हमले से रोकने का एक मूक संदेश। इजराइल अपने दुश्मनों के लिए कैसा है, ये जग जाहिर है। ऐसे में अमेरिका को लगता है कि अगर इजराइल ने रफा में ग्राउंड ऑपरेशन किया, तो उस तबाही के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल इस प्रस्ताव को मानेगा, और क्या अब तक की सबसे मजबूत दोस्ती बिखराव भरे अंजाम के साथ ठहर जाएगी? इसे समझने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।